आने वाला 8 अप्रैल 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ एमपी की जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है उससे ये डिसाइड होगा कि ऐसी भर्तियां जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी और जो 11 अगस्त के जजमेंट से पहले कंप्लीट हो चुकी थी उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, उसको लेकर के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर अंतिम रूप से सुनवाई हो सकती है। मैं अंतिम रूप से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो दो जजों की बेंच ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जो उस केस को सुन रहे हैं, उनमें से एक जज रिटायर होने वाले हैं इसी 2024 में। तो उनकी प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द इस केस को निपटा दिया जाए, क्योंकि जो जस्टिस फैसला दिए रहते हैं अगर उस फैसले को रिव्यू या फिर क्लेरिफिकेशन के लिए जाया जाता है तो वहीं जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले को क्लियर करके चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए। तो यहाँ पर प्राथमिकता होगी कि 8 अप्रैल के दिन उस केस को फाइनल कर दिया जाए। हालांकि अगर कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है तो अलग डेट मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन प्राथमिकता यही रहेगी कि 8 तारीख को ही केस को फाइनल कर दिया जाए। तो 8 अप्रैल पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 8 अप्रैल का दिन इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक और केस सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है 8 अप्रैल को ही सुने जाने के लिए। अब ये कौन सा केस है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जयवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका डायरी नंबर 3986 ऑफ 2024 है और 8 अप्रैल 2024 के दिन ही इस केस को भी लिस्ट किया गया है। इसमें आपको ये जान करके जानना बेहद जरूरी है कि ये किस बेंच में लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता जी के बेंच में। मैं यहाँ पर आपको विशेष तौर पर याद दिला दूँ कि ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई वही जस्टिस हैं जिनकी बेंच में एनआईओएस डीएलएड का मैटर सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया था। अब इनकी बेंच में जो मैटर है वो फिर से 8 अप्रैल 2024 को लिस्ट किया गया है, लेकिन ये मैटर एनआईओएस डीएलएड से संबंधित नहीं है बल्कि बीएड के संदर्भ में है। अब ये किस केस को लेकर के गया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट में उत्तराखंड राज्य सरकार को और यूनियन ऑफ इंडिया और ये सभी चीज़ों को बनाया गया है। और ज़्यादा आप यहाँ से क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अर्लियर कोर्ट डिटेल में मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पर किस केस को चैलेंज किया गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, और ये केस नंबर ध्यान से देख लीजिए WPSB 323 ऑफ 2022, जिसका जजमेंट 14 दिसंबर 2023 को दिया गया था। उसी केस को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट चैलेंज वाले कॉलम में यस लिखा गया, यानी इसी को चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि चूंकि उत्तराखंड की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी इसलिए वहाँ की भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, और इसी हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल 2024 को होने जा रही है। स्क्रीन पर आप हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड का ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर WPSB आप देख सकते हैं, जो केस नंबर था 323 ऑफ 2022, इसका वर्तमान के स्टेटस आप देख सकते हैं। केस जो है वो डिसीजन हो चुका है 14 दिसंबर 2023 को। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कब कब ये केस लिस्ट हुआ और डिसीजन में क्या आया, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो 14 दिसंबर 2023 का जो जजमेंट है इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे WPSB 323 ऑफ 2022 का जो जजमेंट है। यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होंगी। देखिए, इन दिस रिट पिटिशनर हैज चैलेंज द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। पिटिशनर्स हैज ऑल्सो सॉट अमेंडमेंट्स डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 टू restrain BEd qualification holders from participating in the ongoing selection process of appointment of assistant teacher in गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर देख लीजिए ये केस किससे संबंधित था। हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड की बात की जा रही है, फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब कोर्ट ने क्या कहा ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है यहाँ पर चौथे नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है। देखिए, सिंस द इशू हैज बीन डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in the aforementioned judgment, therefore present writ petition is disposed of in term of the said judgment rendered by honorable supreme court। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में दिया गया था। तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसी जजमेंट को यहाँ पर हाईकोर्ट ने लागू कर दिया है। तो सीधे सा मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर ऑनगोइंग प्रोसेस से जो बीएड प्रक्रिया चल रही थी चयन की प्राथमिक में, वहाँ से बीएड को बाहर किया था। तो वहाँ के जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे पहले उत्तराखंड से पहले
पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी जजमेंट दिया जा चुका है कि जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती थी उससे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था। तो वहां के कैंडिडेट के द्वारा और स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा इस मामले को पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन के तौर पर फाइल किया गया है। हालांकि वहां से कुछ फायदा मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिव्यू ये जो फैसला है जिसके आधार पर बीएड को बाहर किया जा रहा है ऑनगोइंग भर्तियों से या फिर ऑलरेडी कंप्लीटेड भर्तियों से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हो रहा है। तो हाई कोर्ट में जब आप रिव्यू फाइल करेंगे, जैसे स्टेट ऑफ बिहार ने फाइल किया पटना हाई कोर्ट में, तो वहां पर वो जजमेंट चूंकि हाई कोर्ट का था ही नहीं, वो तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट कैसे रिव्यू कर सकती है? रिव्यू करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। हाई कोर्ट चूंकि बंधी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, इसलिए उनके जजमेंट को ही लागू करना उनकी मजबूरी है। तो स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जो पटना में केस फाइल किया गया है रिव्यू पिटीशन के तौर पर, जो छठे चरण में माननीय पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल होता है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, तब जाकर के उस चीज बीएड के संदर्भ में वहां पर कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। अन्यथा की कंडीशन में हाईकोर्ट के पास अब पावर नहीं है। ये चीजें उत्तराखंड राज्य सरकार या फिर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि हाईकोर्ट से कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली उस फैसले को लागू कर देगी, क्योंकि ये सभी भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इस वजह से जो कुछ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को ही एक अलग बेंच में उत्तराखंड का मामला लगा हुआ है और एक अलग बेंच में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला लगा हुआ है, जो कि 8 अप्रैल को ही सुनवाई होने जा रही है। साथ इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट से पहले वाली जो हियरिंग हुई थी 13 मार्च के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे, जिसकी वजह से पक्ष काफ़ी मजबूत हो जाता है जब आपके पास कोई सीनियर या फिर इस प्रकार के एडवोकेट उपस्थित होते हैं। तो वो मामला डीएलएड की तरफ से कमज़ोर देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर उनके लेवल के कोई सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं थे। इस वजह से आने वाली सुनवाई में, जो कि आपका 8 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश से जो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका है उसमें आईए दाखिल करके वो उपस्थित हो चुके हैं 8 अप्रैल की सुनवाई में। और उनके तरफ से उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से वह श्री कपिल सिब्बल जी को उपस्थित करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को। श्री कपिल सिब्बल जी आपको ज्ञात होगा, जब ये मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में, तो उसमें उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने में पैरवी करते समय, और साथ ही साथ वो जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल था। और उत्तर प्रदेश से जो आईए दाखिल हुई है शिक्षा मित्र श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा, उस केस के लिए जो 8 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है उसमें आईए दाखिल करके भी वो उपस्थित हुए हैं, और उनकी तरफ से श्री कपिल सिब्बल जी उपस्थित होने जा रहे हैं 8 अप्रैल को। तो अब 8 अप्रैल की जो सुनवाई है वो दोनों तरफ से आपको जो एडवोकेट्स हैं उनका सीनियर पैनल देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट हियरिंग में अगर आपने देखा होगा तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो 2 प्रश्न पूछे गए थे कि देश में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद खाली हैं ये आंकड़ा, और क्या बीएड के लिए इस समय वर्तमान में कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराए, और ये कोर्स करा करके क्या बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है। इन दोनों प्रश्नों को लेकर के यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी हलफनामा नहीं दायर किया गया था। तो हो सकता है कि 8 अप्रैल 2024 की गंभीरता को समझते हुए यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा हलफनामा दायर करके जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके माध्यम से केस को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। और उस कंडीशन में अगर कपिल सिब्बल जी उपस्थित होते हैं तो एक तगड़ा दोनों के बीच में आप कह लीजिए कि डिबेट देखने को मिल सकता है। और 8 अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, बल्कि उन सभी राज्यों के लिए जहां पर भर्तियां हुई हैं सब्जेक्ट टू आउटकम और ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ विशेष बातों का भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स थे कि अगर 69,000 से बीएड बाहर होता है तो पहले की भर्तियों से भी जो 72,825 या फिर पहले भी तो बीएड शामिल होते थे उनकी डिग्री कैसे वैलिड हो जाएगी, उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे तमाम डाउट कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था श्री अर्णब घोष जी के द्वारा क्लैरिफिकेशन को लेकर के, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कैंसिल कर दिया, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पर लगातार सुनवाई क्यों हो रही है। ऐसे तमाम डाउट जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे उन सबके रिगार्डिंग कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।